हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो बेटा हमने एटम्स चैप्टर कंप्लीट कर लिया था। अब हम पहले न्यूक्लियस को कंप्लीट करेंगे, उसके बाद हम करंट इलेक्ट्रिसिटी वाला चैप्टर पढ़ेंगे। तो न्यूक्लियस में सबसे पहला है हमारा साइज़ ऑफ द न्यूक्लियस और वॉल्यूम ऑफ द न्यूक्लियस। साइज़ ऑफ द न्यूक्लियस का मतलब वॉल्यूम ऑफ द न्यूक्लियस भी बोल सकते हैं। तो बेटा जनरली इट हैज़ बीन ऑब्जर्व्ड, ये देखा गया है कि वॉल्यूम ऑफ द न्यूक्लियस और साइज ऑफ द न्यूक्लियस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स एटॉमिक मास। मीन्स वॉल्यूम ऑफ द न्यूक्लियस इज 4/3 πr³ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए। अब देखिए बेटा 4, 3, पाई ये तो सारी चीज़ें कांस्टेंट हैं, तो वी कैन सिंपली से r³ is directly proportional to a. So the implies r is directly proportional to a की पावर 1/3। अब बेटा प्रोपोर्शनलिटी को हटाएंगे तो हम एक कांस्टेंट लगाएंगे। इस कांस्टेंट को r0 को वी कॉल इट एज एम्पिरिकल कांस्टेंट, और इस r0 की वैल्यू होती है 1.2 इंटू 10⁻⁻15 मीटर। और 10⁻⁻15 मीटर आपको पता है क्या बोलते हैं इसको? फर्मी। इट मीन्स r0 को मैं सिंपली कह सकता हूँ इट इज़ 1.2 फर्मी। अब उसके बाद में तो हमें दो चीज़ें यहाँ से पता चली कि वॉल्यूम ऑफ द न्यूक्लियस जो है that is directly proportional to atomic mass, but radius of the nucleus is directly proportional to cube root of the atomic mass। फिर इसी के बाद नेक्स्ट आता है डेंसिटी ऑफ द न्यूक्लियस। डेंसिटी ऑफ द न्यूक्लियस, अब देखिए डेंसिटी ऑफ द न्यूक्लियस का फॉर्मूला क्या होगा? डेंसिटी का फॉर्मूला होता है मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो डेंसिटी ऑफ द न्यूक्लियस विल बी मास ऑफ न्यूक्लियस अपॉन वॉल्यूम ऑफ द न्यूक्लियस। और बेटा रदरफोर्ड मॉडल में हमने पढ़ा था न्यूक्लियस का मास इज राउंड ऑफ करके या अबाउट द मास ऑफ एटम। अराउंड 98% ऑफ द मास ऑफ द एटम जो होता है वो कहाँ प्रेजेंट होता है? न्यूक्लियस के अंदर। इट मीन्स हम रफली कहें तो न्यूक्लियस का मास और एटम का मास रफली इक्वल होते हैं। तो मास ऑफ द न्यूक्लियस की जगह मैं सिंपली कह सकता हूँ इट इज़ एटॉमिक मास, जो किस में लिखते हैं हम? AMU में। तो इट इज़ AMU अपॉन वॉल्यूम ऑफ द न्यूक्लियस इज 4/3 πr³, क्योंकि न्यूक्लियस इज स्फेरिकल तो इसका फॉर्मूला आ जाएगा 4/3 πr³। अब यहाँ पे r का फॉर्मूला है r0 a 1/3, तो r³ निकालना होगा तो ये बन जाएगा r0³ a। तो यहाँ पे a एटॉमिक मास किस में है? AMU में। व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ 1 AMU? बेटा आपने पढ़ा होगा एटॉमिक मास यूनिट, इसकी वैल्यू कितनी होती है? 11th में आपने पढ़ा था 1 AMU इज़ 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg। और हमने ये भी याद करिए, आपने बेटा केमिस्ट्री में पढ़ा था 1 AMU को सिंपली आप कह सकते हो इट इज़ रेसिप्रोकल ऑफ एवोगैड्रो नंबर टेकन इन ग्राम्स। आई होप आपको याद होगा, और उसी से आपने निकाली थी इट इज़ 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg अपॉन 4/3 पाई। r³ की जगह हम लिखेंगे r0³ a। a कैंसिल हो जाएगा तो डेंसिटी ऑफ द न्यूक्लियस जो होगा वो हो जाएगा 3/4, 3 ऊपर चला जाएगा, 3/4 इंटू 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg अपॉन नीचे आएगा पाई इंटू r0 की जगह 1.2 इंटू 10⁻⁻15 का होल क्यूब।
तो बेटा ध्यान से देखिए आप, डेंसिटी ऑफ द न्यूक्लियस में सभी वैल्यूज़ क्या आ रही हैं, कांस्टेंट. इट मीन्स द डेंसिटी ऑफ द न्यूक्लियस इज़ ऑलवेज हैविंग अ कांस्टेंट वैल्यू एंड इट इज़ 2.97 इंटू 10⁻17 kg/m³. तो बेटा रदरफोर्ड मॉडल में याद करिए, हमने पोस्टुलेट में पढ़ा था द डेंसिटी ऑफ द न्यूक्लियस इज़ वेरी हाई. तो दिस इज़ वेरी हाई वैल्यू. Density of the nucleus comes out to be 2.97 into 10⁻17 kg/m³. तो बेटा इसका मतलब यहाँ से ये पता चला, डेंसिटी ऑफ द न्यूक्लियस एटॉमिक मास पे डिपेंड नहीं करती. इट मीन्स चाहे मैं आपको पूछूं हाइड्रोजन के न्यूक्लियस की क्या डेंसिटी है, आप बोलेंगे 2.97 इंटू 10⁻17 kg/m³. मैं बोलूं कार्बन के न्यूक्लियस की क्या डेंसिटी है, तब भी 2.97 इंटू 10⁻17 kg/m³. मैं बोलूं कैल्शियम के न्यूक्लियस की क्या डेंसिटी है, तब भी 2.97 इंटू 10⁻17 kg/m³. इट मीन्स द डेंसिटी ऑफ द न्यूक्लियस इज़ ऑलवेज टू बी कॉन्स्टेंट. चाहे वो न्यूक्लियस किसी भी एलिमेंट का हो, उसकी डेंसिटी क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है. अब इस तीनों चीज़ों का मतलब क्या क्या तीनों चीज़ें हैं मिली हमें, जिनके बारे में हमें पता चला. पहला हमें पता चला, देखिए मैं इधर शॉर्ट इधर बॉक्स बना रहा हूँ, इसमें शॉर्ट बात लिख रहा हूँ क्या थी. तो पहली बात हमें पता चली वॉल्यूम इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए. दूसरी बात पता चली R इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यूब रूट ऑफ A. और तीसरी बात पता चली डेंसिटी इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ A. A क्या है यहाँ, एटॉमिक मास. अब ज़रा इस पे एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो हमें सारा पॉइंट क्लियर हो जाएगा. क्वेश्चन है, 2 एलिमेंट्स A and B have atomic masses in the ratio 27:125. बोलता है क्वेश्चन में A एलिमेंट और B एलिमेंट्स हैं जिनका एटॉमिक मासेस जो हैं दैट इज़ 27:25. यहाँ हम ये भी मान सकते हैं A का एटॉमिक मास है 27, तो B का कितना है 125. अब बोला है फाइंड द रेशो ऑफ, आपको बोला है उनके रेशो निकालिए. किस किस के रेशो, फर्स्ट न्यूक्लियर वॉल्यूम का या न्यूक्लियर साइज़ बोल सकते हैं, ठीक है, पेपर में आपको साइज़ भी बोला हो सकता है, न्यूक्लियर साइज़. सेकंड न्यूक्लियर रेडियस का रेशो भी पूछा हो सकता है. और थर्ड न्यूक्लियर डेंसिटी का रेशो भी पूछा हो सकता है, न्यूक्लियर डेंसिटी. बेटा इन तीनों चीज़ों में तीसरा जो है न्यूक्लियर डेंसिटी, उसको तो आपने फाइंड ही नहीं करना है, क्योंकि अगर इसका ऑब्जेक्टिव है तो इसका आंसर हमेशा क्या होगा, 1:1. क्योंकि मैंने क्या बोला, सबकी न्यूक्लियर डेंसिटी 2.97 इंटू 10⁻17 kg/m³ होगी, चाहे वो कोई भी एलिमेंट हो. तो एक की भी 2.97 इंटू 10⁻17, दूसरे की भी वही, तो कैंसिल हो जाएगा, आंसर 1:1 आएगा. तो पहला मैं थर्ड पार्ट्स पहले सॉल्व कर रहा हूँ आंसर्स में. सबसे पहले मैं न्यूक्लियर डेंसिटी सॉल्व करना चाहता हूँ, क्योंकि न्यूक्लियर डेंसिटी का याद रखिएगा, न्यूक्लियर डेंसिटी की रेशो हमेशा 1:1 आनी है. अब अगर रेशो पूछा है न्यूक्लियर वॉल्यूम का, तो अभी आप देखिए हमने पढ़ा वॉल्यूम इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक मास. डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब ये होता है जो रेशो एक का होगा दूसरे का वही रेशो होगा. इसका मतलब न्यूक्लियर वॉल्यूम का वही रेशो होगा जो एटॉमिक मास का रेशो है. इट इज़ 27:125. अब न्यूक्लियर रेडियस का क्या रेशो होगा, देखिए न्यूक्लियर रेडियस जो है वो एटॉमिक मास के क्यूब रूट पे डिपेंड करता है. तो न्यूक्लियर रेडियस R1:R2 का रेशो क्या होगा, जो एटॉमिक मास का रेशो है उसका क्या करना है, क्यूब रूट. तो एटॉमिक मासेस का रेशो था 27:125, इसका क्यूब रूट कर दीजिए. 27 का क्यूब रूट होता है 3, 125 का क्यूब रूट 5. इट मीन्स न्यूक्लियर रेडियस का रेशो होगा 3:5. आप इसको 27/125 करके भी 1:3 करते, क्यूब रूट निकालते, तो 27 का क्यूब रूट 3, 125 का 5. तो इसका मतलब न्यूक्लियर रेडियस का रेशो है 3:5.
तो न्यूक्लियर डेंसिटी इंडिपेंडेंट ऑफ एटॉमिक मास है, न्यूक्लियर रेडियस क्यूब रूट ऑफ एटॉमिक मास पे डिपेंड करता है, और न्यूक्लियर वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक मास। थैंक यू।